नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। DSSB PRT की प्रिपरेशन के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार वीडियोस आपके लिए आएंगी, लगातार सेशंस आपके लिए आएंगे जो हर तरीके से आपको डायरेक्ट करेंगे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और कन्फ्यूजन्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का जो बुहार है वो पूरे जगह पर फैल चुका है। ऐसे में एक एस्पिरेंट यदि प्रिपेयर कर रहा है और यदि उसके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो वो हर तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा उसके प्रिपरेशन को। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस समय आप सभी के मन में होंगे या फिर उन साथियों के मन में होंगे जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कैटेगरी में आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने सोचा था अलग अलग इसके लिए वीडियोस बना दूं, लेकिन फिर लगा कि एक ही कर देता हूं। नीचे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर के अपने, केवल अगर आपको अपना सवाल सुनना है तो आप उस सवाल पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ये परमिशन फ्रॉम KVS, NVS या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि 30 ईयर्स प्लस हो चुके हैं या फिर कैटेगरी को भी वो क्रॉस कर चुके हैं और वो DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं। अब ऐसे में अब जब वो DSSB का सर्कुलर पढ़ते हैं तो वहां पर एज रिलैक्सेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो उस 5 ईयर के रिलैक्सेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो KVS, NVS के जो टीचर्स हैं उनके मन में आता है कि हम भी एलिजिबल हैं और हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी KVS या NVS के जो साथी हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते इस 5 ईयर्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि KVS और NVS जो है वो एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है, प्योर सरकारी संस्था नहीं है, जैसे कि मैंने बाद में भी पहले भी बताया। तो ऐसे में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से आते हैं, जैसे रेलवेज हो गए, डिफेंस हो गया, AES हो गया, EMRS हो गया, ये सारी प्योर गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। तो यहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पर इस 5 ईयर के बेनिफिट को ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्टेट और ऑटोनोमस बॉडी के लोग इसके अंदर एलिजिबल है। तो दिल्ली की ऑटोनोमस बॉडी कौन सी हो गई, जैसे कि MCD हो गई या और भी, जैसे MCD हो गया। MCD क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऐसे में बहुत सारे, जैसे मान के चलिए PRT है तो वो कल को PGT में अप्लाई करना चाहता है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन वो ले सकता है। PRT टू PRT तो वो क्यों ही जाएगा, तो ये रिलैक्सेशन उसके लिए है। तो अगर आप इन संस्थाओं से बिलोंग करते हैं, खासकर KVS और NVS, तो यहाँ पर अगर आपकी एज निकल चुकी है कैटेगरी को भी क्रॉस करके, तो इन क्लॉजेस की वजह से आप एज का बेनिफिट नहीं ले सकते, नंबर 1। दूसरा, जो लोग एलिजिबल हैं, बहुत सारे अधिकतर कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं जो 2022-23 में सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ भी काम करें हमेशा प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। आप सरकारी संस्था में हैं तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है और सरकारी कामों में कागज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इस एडवर्टीजमेंट को निकालेंगे, फॉर्म भरने की डेट जब से है उससे पहले अगर आपके सारी क्वालिफिकेशंस पूरी हैं तो आप एक एप्लीकेशन को भरेंगे और उसकी परमिशन आप लेंगे अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। तो जब आपको परमिशन, हो सकता है कि प्रिंसिपल की अगर वहाँ पे कैपेसिटी है तो वही परमिशन देगा, या फिर वो परमिशन हो सकता है कि वो आगे भेज दे। तो सबसे पहले फर्स्ट कोशिश आपको यही करनी है कि अपने हेड से जाके बात कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए और एक इंटीमेशन दीजिए कि ऐसे ऐसे मैं इस एग्जाम की भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहता या चाहती हूँ। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई कैंडिडेट सेम कैटेगरी पर है, यानी कि प्राइमरी टीचर ही है, तो ऑब्वियस बात है वही प्राइमरी टीचर भरेगा। TGT PGT तो अभी है ही नहीं, जब वो आएगी तो उसके ऊपर मैटर अलग हो जाता है। सेम कैटेगरी की जब बात आती है तो कभी कभार स्कूल से इस चीज़ का डिनायल मिलता है कि सेम कैटेगरी पर हम एनकरेज नहीं करते कि कोई हमारा डिपार्टमेंट छोड़ के जाए। अपग्रेड कर रहा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम कैटेगरी पे वो डिस्करेज करने की बात करते हैं, अभी खूब सारे एप्लीकेशंस आएंगे तो KVS NVS में एक अलग से सर्कुलर हो सकता है कि हेडक्वार्टर से भी आए कि बहुत सारे एप्लीकेशंस इससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्करेज कीजिए कि वो बाहर फॉर्म
ना भरें। लेकिन ऐसे में अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और यदि आपको लगता है कि नहीं दिल्ली के अंदर ही मुझे जाना है, तो ऐसे में सबसे पहले आप परमिशन लीजिए। परमिशन मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो भी आप अपने ट्रायल के लिए तो प्रिपरेशन कर ही सकते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद आप सिलेक्ट हो जाइए, और जब आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद की चीज़ बाद में देखी जाएगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हों। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आगे चीज़ें देखी जाती है। केवीएस में काम कर रहे बहुत सारे लोग पहले भी काम करके DSSB के अंदर आए हैं, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो वह जो तरीका है, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम इसको बाद में ज़रूर चर्चा करेंगे। आगे, ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा, ओबीसी की एलिजिबिलिटी। तो ये जो ओबीसी का मैटर है दिल्ली में हमेशा एक्सप्लॉइट होता है, हमेशा उछलता है। तो ओबीसी के कैंडिडेट्स को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर रखो। ओबीसी को ब्रॉडली मैं दो तरह के ओबीसी मानूंगा। एक दिल्ली का ओबीसी, यानी कि जिसके सर्टिफिकेट पे ये लिखा है कि वो दिल्ली का निवासी है, दिल्ली में रह रहे किसी व्यक्ति से संबंधित वह संबंधित है और 1993 से पहले का है, और नोट में नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ है कि ही इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का एक अगर एड्रेस लिखा है तो टेक्निकली आप दिल्ली के ओबीसी माने जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो ओबीसी के बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट रहते हैं कि दिल्ली से ही वो इशू हो रखे हैं, लेकिन दिल्ली ओबीसी नहीं होता। जैसे मान के चलिए आप अपने सर्टिफिकेट को खोल के देखेंगे, अगर उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ठीक है ऐसे 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 है, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके पापा के नाम पर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक निवासी है, या बिहार का निवासी है, या हरियाणा का निवासी है, या राजस्थान का निवासी है, तो वो दिल्ली ओबीसी के अंदर काउंट नहीं होगा। केवल ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली या ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो दिल्ली का सर्टिफिकेट हो गया। ये इस चीज़ की डेफिनेशन नहीं है। उसमें ये भी लिखा होगा कि ये दिल्ली के अंदर मान्यता प्राप्त एक ओबीसी है, लेकिन इस कैटेगरी में बेनिफिट लेने के लिए नीचे जो एड्रेस का एक कॉलम है, आप ओबीसी सर्टिफिकेट को निकाल के देखिए, नीचे एक एड्रेस का कॉलम होगा, वहां पर यदि दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसके अलावा बाकी सारे लोग आउटसाइड दिल्ली वाले ओबीसी हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली में भी रह रहे हैं तब भी वो आउटसाइड ओबीसी ही कहलाएंगे, जिनका 1993 के बाद का बना है, या फिर जिनका जो है जो दिल्ली के बाहर के हैं, या फिर दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनको ओबीसी सर्टिफिकेट में दिल्ली के एड्रेस के ऊपर, यानी कि जिससे रिलेशन है उसका ओबीसी के साथ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बाहर का एड्रेस है, तो भी वो आउटसाइड ओबीसी में काउंट होंगे। तो जितने भी साथी ओबीसी आउटसाइड से काउंट होंगे, भैया आप यूआर में ही भरना, नहीं तो बाद में कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होगी। अगर सिलेक्ट हो गए गलती से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, खूब कोर्ट केस करने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो बेटर ये है कि सही तरीके से जाएं, किसी का उद्धार नहीं हो। अगर आप ये सोच रहे कि नहीं क्या पता चांस बन जाए, तो नहीं होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, खासकर इस पार्ट को। और जो लोग 1993 से पहले हैं, दिल्ली के किसी निवासी के साथ आपका रिलेशन बनता है और सर्टिफिकेट में दिल्ली का ही एड्रेस लिखा है, तो आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि चलिए मान लीजिए मैं आउटसाइड ओबीसी हूं, लेकिन अब मैं दिल्ली में यूआर से मैंने अप्लाई किया है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है सीटेट के अंदर। ठीक है, कि अगर मैं, और ठीक है मैं राजस्थान से हूं लेकिन मैं हरियाणा से हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के लिए मैं आउटसाइड ओबीसी हूं, तो मैंने यूआर में फॉर्म फिल कर दिया है। तो अगर मैं यूआर में फॉर्म फिल करूंगा तो सीटेट में मेरे को कितने नंबर चाहिए, क्योंकि सीटेट में तो मैं 84 पे पास था अपने स्टेट में, तो क्या यहाँ पे मैं पास हूँ? तो याद होगा सीटेट के एफएक्यूज में मैंने बताया था कि सीटेट या सीबीएसई जस्टिफाई नहीं करेगी कि आप पास हैं या फेल हैं। ये वो बोर्ड डिसाइड करेगा जिस बोर्ड के रिक्रूटमेंट में आप शामिल हुए हैं। तो DSSB अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है। तो अगर आपने यहाँ पर यूआर में अप्लाई कर दिया है तो अब कंप्लीट DSSB कंपिटेंट अथॉरिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से मार्क वाला या कौन से क्राइटेरिया वाला बंदा जो है इसमें एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में चूंकि आपने यूआर से अप्लाई किया है तो सीटेट के अंदर ऑटोमेटिक अब आपको 90+ नंबर चाहिए, केवल ओबीसी। यहाँ पे मैं सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूँ, और मैंने इसलिए SC ST भी साथ में रखा है कि हमारे SC ST साथी कंफ्यूज ना हो। तो ओबीसी वालों को, अगर आउटसाइड ओबीसी हैं दिल्ली में, अगर वो यूआर से अप्लाई करते हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आपने सीटेट भी 90+ से पास किया हुआ है। अगर आपके 85 नंबर हैं, आप अपने स्टेट में ओबीसी हैं लेकिन दिल्ली में आउटसाइड ओबीसी यानी कि यूआर से अप्लाई करते हैं, तो कल को आप डिस्क्वालीफाई होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा पास होने के बावजूद।
एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आता है कि कौन किस कहाँ का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस आप अपने स्टेट का बनवाइए, क्योंकि दिल्ली का तो ईडब्ल्यूएस का आपका बनेगा नहीं। आप जहाँ के भी हैं वहाँ का आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ही करेंगे, सब कर सकते हैं। फिर आता है SC/ST। तो SC/ST के साथ भी यही रूल लागू है कि आप पूरे भारत में इंक्लूडिंग दिल्ली कहीं के भी अगर आप SC या ST हैं तो उनको लेकर के ऐसा कोई नियम नहीं है कि दिल्ली के अंदर कोई दिल्ली के SC होते हैं, बाहर के SC होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भारत के कहीं किसी भी राज्य के अगर SC हैं तो यहाँ पर इक्वली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है बस। तो ऐसे में आपको सीटेट के लिए भी तो वही है 82 प्लस, यदि 82 या उससे प्लस आपके नंबर हैं तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सीटेट के कैंडिडेट किसी भी तरीके से परेशान, SC/ST के कैंडिडेट जो है वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं रखनी है। अब इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन का मामला सामने आता है कि जैसे मान के चलो 1000 वैकेंसीज हैं, तो ऐसा है क्या दिल्ली वालों के लिए 800 वैकेंसी है, बाहर वालों के लिए 5% या 10% 200 वैकेंसी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1000 वैकेंसी का मतलब है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से अगर दिल्ली में भरते हैं तो पहले 1000 में यदि आप आ जाते हैं, पूरे के पूरे 1000 वैकेंसीज पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो बाइफर्केशन है उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली स्टेट या दिल्ली यूटी के अंदर जो भी वैकेंसीज आती हैं, खासकर DSSB की, उसके अंदर किसी तरह का कोई रीजनल जो रिजर्वेशन है वो नहीं होता, जैसे कि अदर स्टेट में होता है। हरियाणा में गए तो हरियाणा के लिए सीट रिजर्व्ड है, यूपी में गए तो यूपी के लिए सीट रिजर्व है, बिना डोमिसाइल के नहीं होगा। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान का पहले तो रीट चाहिए और वहीं वहाँ के लिए सीट रिजर्व्ड है, लेकिन दिल्ली में किसी तरह की कोई सीट रिजर्व नहीं है स्टेट के लिए। इसलिए यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं होगी। पूरा अगर आप भारत देश के नागरिक हैं, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए। आप सभी को पता है कि आपका जो बैच है वो आज ऑफर में है 1499 में। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, नहीं दी बेस्ट बैच या दी बेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया दिस टाइम फॉर DSSB PRT प्रिपरेशन। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। हर तरीके से आप इसके अंदर बने रहिए। 2499 का ये कंप्लीट बैच है। अभी ऑफर में आपको 1499 का है, आज रात तक ये ऑफर है। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप mentalstatistics.com पे भी जाके कर सकते हैं, या फिर मेंटल स्टैटिस्टिक्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए जो कि हाईली रिकमेंडेड है। उसको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपने कोर्स में एनरोल कीजिए और पढ़ाई को चालू कीजिए। 2 से 3 दिन मतलब मैं डेट ले लेता हूँ, संडे, कमिंग संडे को वी विल हैव एन ओरिएंटेशन, जिसके अंदर जितने भी साथी जुड़ेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन हमारे चल रहे हैं, जितने भी साथी जुड़ेंगे हम क्या करेंगे, हम सब मिल करके एक सबसे पहले गूगल मीट पर एक 1-to-1 सेशन करेंगे, जहां पर एक मैं पूरा ओरिएंटेशन दूंगा कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या रोड मैप होगा, उसके हिसाब से पूरी तैयारी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम स्ट्रैटेजी हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर DSSB सो दैट देयर विल बी अ मैक्सिमम चांस टू गेट सिलेक्शन, उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।